महंगाई को लेकर क्या है राहत भरी खबर और डेथ क्लेम को लेकर सरकार ने कौन सी नई गाइडलाइन जारी की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस बात को लेकर चिंतित हैं, इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण, आपका स्वागत है मनी 9 पर, जहां आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का प्राइम टाइम शो मनी टाइम। आज बहुत महत्वपूर्ण खबरें इस बुलेटिन में शामिल हैं, तो इस वीडियो को, हमारे इस बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखें। और आज की पहली खबर है, खुदरा महंगाई उपभोक्ता दर दिसंबर 2022 में घटकर 5.72% रही। खुदरा महंगाई का ये एक साल का निचला स्तर है। इससे पहले नवंबर में भी महंगाई दर 5.88% रही थी। यह लगातार तीसरा महीना है जब रिटेल महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। सब्जियों और खाद्य पदार्थों की कीमत घटने से महंगाई दर को आरबीआई के लक्षित दायरे में रखने में मदद मिली है और महंगाई के काबू में रहने से आरबीआई पर ब्याज दर बढ़ाने का दबाव भी कम होगा। देश का औद्योगिक उत्पादन नवंबर 2022 में 7.1% बढ़ा है और इससे पहले अक्टूबर महीने में इसमें गिरावट आई थी। चलिए अब नजर डालते हैं बुलेटिन की दूसरी खबर पर। यस बैंक और जम्मू एंड कश्मीर बैंक में एफडी कराने वाले ग्राहकों को अब ज्यादा फायदा होगा। यस बैंक ने नए टेन्योर वाली 2 एफडी पेश की हैं। 25 और 35 महीने वाली इन एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 7.5%, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 8.25% इंटरेस्ट मिलेगा। जम्मू और कश्मीर बैंक ने भी 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर ब्याज दर बढ़ा दी है। बैंक ग्राहकों को अब 0.75% ज्यादा ब्याज देगा। 18 महीने वाली एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 7.25% का रिटर्न दिया जाएगा। आईडीबीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कर्ज महंगा कर दिया है। सभी अवधि के लिए कर्ज के लिए ब्याज दर में 0.20% की बढ़ोतरी की गई है। 12 जनवरी से नई ब्याज दरें लागू हो चुकी हैं। 1 साल वाली एमसीएलआर बढ़कर अब 8.40% हो गई है। अब इसी दर के आधार पर ग्राहकों को ऑटो, होम और पर्सनल लोन दिया जाएगा। अमेरिका, कनाडा, यूएई समेत 10 देशों के एनआरआई अब जल्द ही यूपीआई से मनी ट्रांसफर कर सकेंगे। एनपीसीआई ने एनआरआई को एनआरई या एनआरओ अकाउंट से यूपीआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर धन हस्तांतरण करने की सुविधा देने को अपनी मंजूरी दे दी है। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूएसए, सऊदी अरब, यूएई और यूके में रहने वाले एनआरआई इंटरनेशनल मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर यूपीआई इकोसिस्टम का उपयोग कर सकेंगे। बहुत महत्वपूर्ण खबर। चलिए अब आपको बताते हैं अपने एक नए शो के बारे में। शेयर बाजार के जाने माने जानकार राजेश तांबे शुक्रवार दोपहर 2 बजे लाइव पर जुड़ेंगे हेलो मनी 9 पर। अगर आप भी अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं उनसे शेयर बाजार से जुड़ा हुआ, तो सीधे पूछ सकते हैं 9311121874 पर। आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अपना सवाल व्हाट्सएप करिए, पूछ लीजिए जो भी कुछ दिल में है। रुक करते हैं खबरों का। सरकार ने डेथ क्लेम केस के सेटलमेंट से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की है। पीपीएफ और अन्य लघु बचत योजनाओं से जुड़े मृत्यु दावों को लेकर कई पोस्ट ऑफिस तय प्रक्रिया और समय सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने मृत्यु दावों के शीघ्र निपटान के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। पोस्ट ऑफिस अब तय समय सीमा में सभी दावों का निराकरण करेंगे। नॉमिनेशन वाले मामलों में दावों को 1 दिन के भीतर और अन्य मामलों में 7 कार्य दिवसों में दावों का निपटान अनिवार्य किया गया है। आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने एक नया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च किया है। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जो इक्विटी, डेट और कमोडिटी में एक साथ निवेश करेगी। रिटेल सब्सक्रिप्शन के लिए यह फंड 11 से 25 जनवरी तक खुला है। नए फंड ऑफर से निवेशकों को सभी एसेट क्लास में डाइवर्सिफिकेशन करने में मदद मिलेगी। भारत अगले 7 साल में 7,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और ये कहना है मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का। भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 के अंत तक मौजूदा कीमतों पर 3500 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। सरकार ने पहले 2025 तक देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया था। तेल और जिंसों की कीमत में गिरावट, अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के रुख का असर बाकी दुनिया पर पड़ेगा। बजट 2023 से करदाताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए
की जा सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सरकार के सामने ये मांग रखी है। आखिरी बार 2014-15 में इस सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया था। तब से इस सीमा को नहीं बदला गया है। देखने वाली बात होगी क्या इस बार बजट में सरकार ऐसा कोई फैसला लेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि भू राजनीतिक तनाव और महामारी ने वैश्विक कर्ज से जुड़ी असुरक्षा को बढ़ा दिया है। अगर इनसे नहीं निपटा गया तो ग्लोबल मंदी पैदा हो सकती है, वैश्विक मंदी उत्पन्न हो सकती है जो लाखों लोगों को गरीबी में ढकेल देगी। सीतारमण ने कहा कि ग्लोबल लेवल पर कर्ज से जुड़ी असुरक्षा की स्थिति बढ़ रही है। प्रणालीगत वैश्विक कर्ज संकट का खतरा पैदा हो रहा है। ऐसे में विकास के सामाजिक आयाम और बढ़ते वित्तीय अंतर पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसका सामना फिलहाल कई देश कर रहे हैं। तुअर दाल के दाम फिर न बढ़ें, इसलिए सरकार ने निजी व्यापार के जरिए 10 लाख टन तुअर दाल का आयात करने की योजना बनाई है। तुअर दाल की कमी की आशंका के बीच सरकार ने ये कदम उठाया है। कृषि मंत्रालय के शुरुआती अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 2022-23 में अरहर का उत्पादन पिछले वर्ष के 43.4 लाख टन से घटकर 38.9 लाख टन रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 7.6 लाख टन तुअर का आयात किया गया था। वर्ष 2023 में आईपीओ में पैसा लगाने का ज्यादा मौका मिलेगा। कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को 2023 में आईपीओ में 30% वृद्धि होने की उम्मीद है। बीते साल आईपीओ गतिविधियों में गिरावट आई थी। कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के मुताबिक सेबी से मंजूरी प्राप्त करीब 9 अरब डॉलर के आईपीओ पाइपलाइन में है, जबकि 6 अरब डॉलर के लिए और आवेदन किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर 10 अरब डॉलर के आईपीओ आ सकते हैं। भारतीय कंपनियों ने 2021 के दौरान आईपीओ से 16.5 अरब डॉलर जुटाए थे। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की तमाम खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। और नई खबरों के साथ अब आपसे कल होगी मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए मनी 9।